Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Spear Group of Colleges Learning Management System, Dera Ghazi Khan campus. Today we are going to discuss the first year biology chapter number 4. Chapter name is the cell and topic of our discussion is endoplasmic reticulum and ribosomes. आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड राइबोसोम्स एंड दिस टॉपिक इज लोकेटेड ऑन टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 53 to 54. यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ब्लू कलर का जो सेल के अंदर बिल्कुल चैनल नज़र आ रहा है, नेटवर्क नज़र आ रहा है, दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और इसमें बिल्कुल छोटे छोटे माइन्यूट से ऑर्गेनेलीज होती हैं जिन्हें हम राइबोसोम्स कहते हैं। इन दोनों को आज हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसे हम ER भी कहते हैं। अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये हमें बिल्कुल एक नेटवर्क नज़र आता है चैनल्स का, दैट इज़ एक्सटेंडेड थ्रू द साइटोप्लाज्म, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक। इसको हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और द मेम्ब्रेन इज़ वाइडली स्प्रेड इन अपीयरेंस फ्रॉम सेल टू सेल। अब इनकी जो अपीयरेंस होती है ना, सेल एक सेल से दूसरे सेल में ये वेरी करती रहती है। यहाँ पे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा बिल्कुल लाइट पिंक कलर का, ये न्यूक्लियस से स्टार्ट हो रहा है और ये एक्सटेंडेड होता है थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। अच्छा तो स्टूडेंट्स, अभी हम देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म। हमारे पास ये जो अभी डिस्कस कर रहे हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये किस शेप का होता है और इसकी फॉर्म कैसे होती है। इसके अंदर जो चैनल्स होते हैं ना, तो वो चैनल एक ट्यूब्यूल्स के स्ट्रक्चर होते हैं, उसी से बने हुए होते हैं। उन चैनल्स को हम सिस्टर्नी या स्टर्ना कहते हैं। अगर सिंगल हो तो सिस्टर्ना, बहुत सारे हो तो सिस्टर्नी। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स चैनल्स का बना हुआ होता है, उस चीज़ को आप क्या कहते हो? सिस्टर्नी कहते हो। और ये साइटोप्लाज्मिक मटेरियल बिल्कुल कैसा होता है? स्फेरिकल ट्यूबुलर मेम्ब्रेन होती है, उस चीज़ से बना हुआ होता है, जिसे हम सिस्टर्नी कह रहे हैं। इसकी फॉर्म्स दो किस्म की होती हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि एक तरफ से आपको राइबोसोम्स के साथ अटैच्ड जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल रहा है और दूसरी तरफ से आपको ऐसा मिल रहा है जो जिसके अंदर या जिसके ऊपर सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच नहीं है। ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच हों उसे हम रफ कहते हैं, और ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस पर राइबोसोम्स अटैच ना हो उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब हमारे पास है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कैसा होता है? अटैच्ड विद राइबोसोम्स। एक ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच हो तो उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, बिकॉज राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस और राइबोसोम्स अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। इट मीन दैट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। थर्ड, जो प्रोटीन होती है ये क्या होती है? स्टोर हो जाती है या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, या फिर जो अगर इन्होंने फंक्शन परफॉर्म करना होता है प्रोटीन्स ने तो वो एक्सपोर्ट हो जाती है, ट्रांसपोर्ट हो जाती है। यहाँ पे आपको डायग्राम में क्या नज़र आ रहा है? एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस पर बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हैं और ये राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे होते हैं। नेक्स्ट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी सरफेस पर राइबोसोम्स अटैच ना हो वो स्मूथ कहलाता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहिए, इसके फंक्शंस हम देख लेते हैं कौन कौन से। सबसे पहला फंक्शन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। सेल्स के अंदर एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म जो हो रहा होता है ना, तो वो किसका रोल होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और वो कौन सी टाइप होगी? स्मूथ। सेकेंड फंक्शन, ये जितनी भी हम ड्रग्स ले लेते हैं ना, लाइक इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस, टैबलेट्स और मेनी अदर थिंग्स, पॉइजन्स वगैरह, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनको डिटॉक्सीफाई करता है ड्रग्स को जो हार्मफुल होती हैं। थर्ड, जो नर्व इम्पल्स है उसकी ट्रांसमिशन का फंक्शन भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। फोर्थ पे, ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल फ्रॉम वन टू अनदर पार्ट ऑफ द सेल। अब देखिए ना आप कि ये पूरे सेल्स के साइटोप्लाज्म में एक्सटेंडेड है। पूरे सेल के साइटोप्लाज्म में एक्सटेंडेड का मतलब ये कि एक जगह से मटेरियल को दूसरी जगह पे भेज सकता है थ्रू चैनल्स, क्योंकि इसके अंदर चैनल्स होते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है कि प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट एंड प्रोवाइड द शेप टू द सेल। मैकेनिकल सपोर्ट देता है सेल को, जैसे हमारी बॉडी के अंदर हड्डियाँ होती हैं, हमें ये सपोर्ट भी देती हैं और हमारी बॉडी को शेप भी देती है। अगर हम निकालें तो हमारी बॉडी बिल्कुल गोश्त का लोथरा बन जाए, ऐसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल को शेप भी देता है और सेल को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। कौन सा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डायग्राम में आप देख सकते हो कि इस पर कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं है और ये बिल्कुल स्मूथ इसकी सरफेस होती है। नेक्स्ट, अनदर टॉपिक दैट इज़ राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? जो राइबोसोम होता है इसकी डिस्कवरी में सबसे पहले हम देखते हैं कि एक पैलेड साइंटिस्ट था जिसको पैलाडे भी कहते हैं। 1955 ये फर्स्ट पर्सन था जिसने राइबोसोम को डिस्कवर किया था। 1953 में भी इसको डिस्कवर किया गया था। तो 1953 में इसको प्लांट्स में डिस्कवर किया गया और वो रॉबिन्सन ने किया था, और पैलेड ने इसको 1955 में एनिमल्स में डिस्कवर किया।
इसकी डेफिनेशन देखिए, दीज आर स्मॉल नॉन मेम्ब्रेनस बॉन्डेड ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स। नॉन मेम्ब्रेन जो आपने ऑर्गेनाइज देखी थी ना, तो दो किस्म की होती हैं, कुछ होती हैं मेम्ब्रेनस बॉन्डेड और कुछ होती है नॉन मेम्ब्रेनस बॉन्डेड। और ये जो ऑर्गेनली आपको नज़र आ रही है, इसके सराउंडिंग में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, इट मीन दैट इट इज़ नॉन मेम्ब्रेनस बॉन्डेड टीनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर दैट इज़ नॉन एज राइबोसोम। डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल जो आपको ऊपर नीचे नज़र आ रहा है ना पार्ट, ये एक ही होता है, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। लार्जर सब यूनिट होता है, एक स्मॉलर सब यूनिट होता है, ये दोनों मिलके राइबोसोम बनाते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख रहे हो राइबोसोम का जो है वो डायमीटर 10 नैनोमीटर होता है, और ये इसके दोनों यूनिट्स, ऊपर वाला लार्जर और नीचे वाला स्मॉलर, ये दूसरे से कनेक्टेड है। कंपोजिशन देखिए राइबोसोम्स की। कंपोजिशन की जब हम बात करते हैं तो राइबोसोम्स जो है वो आरएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, हेंस दे आर न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। आरएनए प्रेजेंट इन राइबोसोम्स इज कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए। जाहिर सी बात है, आरएनए की टाइप्स होती हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो ऐसा आरएनए जो इनके अंदर मौजूद होता है उसको हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। इसकी दो फॉर्म्स हैं, कुछ राइबोसोम्स डिस्पर्स होते हैं विद इन द साइटोप्लाज्म, कुछ ऐसे होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच होते हैं। और कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच होंगे? रफ वाले पे। कुछ जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर तैर रहे होते हैं, डिस्पर्स होते हैं। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो फ्री है ना, नीचे साइटोप्लाज्म के अंदर तैर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, वो फ्री राइबोसोम्स कहलाते हैं। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे अटैच है रफ वाले पे, तो उनको हम कहते हैं अटैच्ड राइबोसोम्स। नेक्स्ट वन, सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स, मतलब उसके कितने यूनिट्स होते हैं, किस किस्म का। वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि लार्जर यूनिट और स्मॉलर यूनिट होते हैं जो दोनों मिलकर राइबोसोम बनाते हैं। दो सब यूनिट्स हैं, एक है लार्जर सब यूनिट। जब यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो लार्जर सब यूनिट 60 स्वेडबर का होता है, 60 स्वेडबर का होता है, और जो स्मॉलर सब यूनिट होगा वो 40 स्वेडबर का होता है। तो ये दोनों मिलके 60 और 40 100 बनाते हैं, लेकिन 100 नहीं होता, ये टोटल हो जाता है 80 स्वेडबर। 80 स्वेडबर यूकैरियोटिक सेल के जो राइबोसोम्स होते हैं वो होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल में 70 स्वेडबर। यूकैरियोट में 80 और प्रोकैरियोट में 70। लेकिन उनके यूनिट्स की जब हम बात करते हैं तो जो लार्जर यूनिट होगा यूकैरियोटिक सेल का वो 60 स्वेडबर्ग होगा, और स्मॉलर यूनिट 40 स्वेडबर्ग का। नेक्स्ट स्वेडबर्ग जो यूनिट होता है ये सेंट्रीफ्यूगेशन का यूनिट है, जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन है ना उसका यूनिट होता है। नेक्स्ट टू सब यूनिट और सेंट्रीफ्यूगेशन फॉर्म 80s पार्टिकल बनाते हैं। जाहिर सी बात है वो 60s और 40s मिलके क्या बनाते हैं? 80s। अब 80s कैसे होता है, ये एक और वो है स्ट्रेटजी है, उसको हम डिस्कस करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाती है, दैट्स नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। बस आपने इतना याद रखना है कि 80 स्वेडबर्ग सॉरी 80 स्वेडबर्ग जो है वो यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम का साइज़ होता है, जिसमें लार्जर का 60 और स्मॉलर का 40। नेक्स्ट है कि जो अटैच राइबोसोम्स होते हैं, एक दूसरे से लार्जर यूनिट स्मॉलर यूनिट अटैच होते हैं, तो ये एक दूसरे से अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयंस एंड G2+। राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन मैसेंजर आरएनए थ्रू स्मॉलर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट होता है उसके ऊपर मैसेंजर आरएनए अटैच होता है, बाद में आके लार्जर यूनिट अटैच हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये नीचे वाला स्मॉलर यूनिट है, इसके ऊपर आके मैसेंजर आरएनए अटैच हो जाता है, जिसके पास मैसेज होता है डीएनए का। अब उसके ऊपर आके अटैच होता है लार्जर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट। अब लार्जर का साइज़ होता है 60 स्वेडबर्ग और स्मॉलर का होता है 40 स्वेडबर्ग। यहाँ पे आप देखें, जब एक मैसेंजर आरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम अटैच हों, प्रोटीन बना रहे हो, यहाँ पे आप देख सकते हो एक मैसेंजर आरएनए पे ये 1 राइबोसोम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 6 राइबोसोम्स अटैच है। तो अगर एक मैसेंजर आरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हों तो वो स्ट्रक्चर कहलाता है पोलीसोम। अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू मैसेंजर आरएनए नॉन एज पोलीसोम्स। लोकेशन कहाँ पे होती है पोलीसोम की? न्यू राइबोसोम्स आर असेंबल्ड इन न्यूक्लियोलस ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम वेयर दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म वाया पोर्स इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट होकर साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन इज़ द न्यूक्लियोलस। अभी राइबोसोम्स बनते कहाँ पर हैं, इनके यूनिट्स कहाँ पे बनते हैं? न्यूक्लियस के अंदर एक और डार्कली स्टेन्ड पार्ट होता है जो कि विदाउट मेम्ब्रेन होता है, उसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस में राइबोसोम्स बनते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पोलीसोम का एक स्ट्रक्चर है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को और राइबोसोम्स को। होप सो बेटे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसंट्रेशन। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।